दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने मेरे से म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो अब हम एक छोटी सी सीरीज ही कर लेंगे म्यूचुअल फंड के ऊपर। इस वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के बेसिक्स के बारे में जाना है। तो मैं 4 टॉपिक्स मेनली कवर करूंगा इसमें कि आपको सबसे पहली बात तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, दूसरा फीचर एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तीसरा कि आपको कैसे निवेश करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे चौथा हर इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई फायदा या नुकसान होता है, इसके भी हम प्रोज एंड कॉन्स देख लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत और शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विथ मार्केट माइलस्टोन। सबसे पहले हम वाई म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। हम इसको एक कंपैरिजन से समझते हैं कि बाकी सारे इन्वेस्टमेंट से म्यूचुअल फंड कैसे अच्छा है। तो देखिए, आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर 4 मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले कि उसके अंदर रिस्क कितना है। रिस्क का मतलब, अब देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट जीरो रिस्क नहीं होती है। इवन आप सेविंग अकाउंट्स के अंदर भी पैसा डालेंगे तो वो जीरो रिस्क नहीं है। बैंक अगर बैंकरप्ट हो जाता है तो आपके पैसे का क्या होगा। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। अगर बैंक बैंकरप्ट होता है तो आपके पैसे का क्या होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको रिटर्न कितने मिलेंगे। रिटर्न की अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न की बात करेंगे। 5 से 10 साल के अंदर किसी इन्वेस्टमेंट पे हमको कितना रिटर्न कितने रिटर्न आ सकते हैं। और दूसरा क्या ध्यान देना होता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन भी नहीं बीट कर पा रही है उसके रिटर्न्स, तो उस इन्वेस्टमेंट से हमें कोई खास फायदा हो नहीं रहा है, इनफैक्ट लॉस ही हो रहा है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अगर किसी इन्वेस्टमेंट से हमें इन्फ्लेशन के बराबर भी रिटर्न नहीं आ रहे तो दैट मींस हमें वहां पे लॉस हो रहा है। तो ये बात का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। तीसरी होती है आपकी वॉलेटिलिटी। किसी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कभी बहुत कम रिटर्न्स हो जाते हैं या कभी एकदम से बहुत ज्यादा रिटर्न्स हो जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपका किसी साल में अगर ज्यादा रिटर्न्स कम हो गए, लॉस में चली गई कंपनी, तो आपको अगर पैसे की उस टाइम पे जरूरत है तो आप क्या करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है लिक्विडिटी की। आप कितनी जल्दी किसी इन्वेस्टमेंट से आप पैसा निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कितने जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा कोई एक कंपनी स्टॉक्स के अंदर लगा रही है, कोई बॉन्ड्स के अंदर लगाती है, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में लगाती है। यहाँ पे आप जनरली यह समझ सकते हैं कि ये बेसिकली स्टॉक्स के तरह ही ऊपर नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका रिस्क कितना है, मैं कहूंगा कि मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट टू हाई रिस्क कह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा कम है बट बाकी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की बात करें या रियल एस्टेट या गोल्ड की बात करें तो उससे थोड़ा सा रिस्क आपका ज्यादा है। हाँ, अगर अब हम वॉलेटिलिटी की जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो हाँ, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है म्यूचुअल फंड्स में। ये भी सीधा सीधा निफ्टी और सेंसेक्स पर डिपेंड करता है। तो कई बार सीधा म्यूचुअल फंड्स 30% भी गिर सकता है और कई बार 30% ऊपर भी जा सकता है। किसी साल के अंदर 50% भी गिर सकता है, 50% ऊपर भी जा सकता है। पर अगर हम एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो मैं यहाँ कहूंगा कि आपको 13 से लेकर 15% के रिटर्न मिल जाते हैं। और अगर हम एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि 13 से लेकर 15% के आसपास रिटर्न्स मिल जाते हैं। लिक्विडिटी की बात करें तो इनको आप कभी भी बेच सकते हैं। स्टॉक्स की तरह इनकी लिक्विडिटी भी काफी हाई होती है। तो इसी वजह से हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक तो आपको हाई रिटर्न्स कमाने का मौका मिलता है। जैसे कि अगर आप स्टॉक्स के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो आपको अगर पूरी नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगा सकते हैं। साथ में आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। एक्सपर्ट वहां अगर अपना पूरा एनालिसिस करके म्यूचुअल फंड्स के अंदर अलग अलग स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रहा है, अलग अलग बॉन्ड्स को सेलेक्ट कर रहा है, तो एक तो वहां पे उसकी एक्सपर्टीज काम आ रही है, जो शायद आपके पास या तो अभी नहीं है या फिर आपके पास हो सकता है कि टाइम ना हो इतना रिसर्च करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड एक काफी अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। अगर आप थोड़ा सा बेटर रिटर्न कमाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के अगर आप रिटर्न देखिए डेफिनेटली, तो आप इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर पाएंगे। अगर आपका 7-8% का इन्फ्लेशन है तो आपको अगर 15-16% के रिटर्न मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ काफी फायदे में रहेंगे। चलिए अब हम फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड है क्या। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड हाउस को अपना पैसा देते हैं और वहां पे जो एक फंड मैनेजर होता है वो अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर पैसा लगाता है और आपको रिटर्न्स कमा के देता है। बदले में वो एक अपना कमीशन रख लेता है। तो अब
अब ये जो फंड हाउसेस होते हैं इनको मैनेज करने वाली होती है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फॉर एग्जांपल एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इस तरीके की काफी सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं इंडिया के अंदर जो मल्टीपल फंड्स चलाती हैं। कोई कंपनी 400-500 फंड्स भी चला सकती है। तो ये फंड्स किस तरीके के होते हैं? मेनली आपके 2 तरीके के या 3 तरीके के फंड होते हैं। एक होते हैं आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड जो आपके स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हैं अलग अलग। दूसरे होते हैं आपके डेट म्यूचुअल फंड जो आपके फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के अंदर पैसा लगाते हैं, जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तीसरे होते हैं आपके इनका मिश्रण यानी कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगाइए। थोड़ा सा आप कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं तो आप डेट फंड्स में लगा सकते हैं। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड फंड के अंदर लगा सकते हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग रेशियोज मिल जाते हैं। कोई म्यूचुअल फंड 75% लगाता है, कोई 70% लगाता है, कोई 30% डेट के अंदर लगाता है, कोई फंड 60-40 रेशियो मेंटेन करता है। तो ये अलग अलग रेशियोज मिल जाती हैं मार्केट में, आपको अलग अलग फंड्स होते हैं। मैं पर्सनली हमेशा इक्विटी फंड में ही इन्वेस्ट करता हूँ, पिछले 7-8 सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझको ऐसा लगता है कि अगर मुझे रिस्क लेना ही है तो क्यों ना इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। डेट फंड या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर मुझे इन्वेस्ट ही करना है तो डायरेक्टली कर लूंगा, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड्स में जा सकते हैं। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं तो डेट फंड्स के अंदर भी जा सकते हैं। अब एक और तरीके से हम म्यूचुअल फंड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप आपके बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज हैं, निफ्टी के टॉप 30 कंपनीज हैं। मिड कैप कंपनी उससे नीचे आ जाती हैं, बड़ी कंपनी उससे थोड़े नीचे आ जाती हैं। स्मॉल कैप कंपनीज आपकी काफी छोटी कंपनी होती है। स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, रिटर्न्स आपको डेफिनेटली थोड़े से ज्यादा मिल सकते हैं। लार्ज कैप कंपनीज के अंदर अगर रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी थोड़े से कम हो जाते हैं। मिड कैप कंपनीज में मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट रिटर्न है। इसके बाद आप एक और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, सेक्टर बेस्ड फंड होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ म्यूचुअल फंड सिर्फ सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर बैंकिंग सेक्टर फंड्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल बेस्ड फंड्स हो सकते हैं, एफएमसीजी सेक्टर फंड्स हो सकते हैं। तो अगर आप किसी सेक्टर पे बुलिश हैं, आपको लगता है कि कोई सा सेक्टर आने वाले टाइम में एकदम से ग्रो करेगा, तो आप सेक्टर फंड भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं जिनको जनरली हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम कहते हैं, ELSS। ये भी मुझे काफी पसंद है। इनफैक्ट इनमें मैंने पास्ट में काफी बार इन्वेस्ट भी किया है। अगर आप ELSS स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 2 बातों का आप ध्यान रखिए। पहली बात तो टैक्स डिडक्शन आप इससे क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, और दूसरा इसके अंदर आप इमीडिएटली पैसा नहीं निकाल सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर का इसके अंदर लॉक इन पीरियड होता है। इसके अलावा आपके इंडेक्स फंड्स भी होते हैं जो डायरेक्टली सेंसेक्स और निफ्टी से लिंक होते हैं। तो जैसे जैसे सेंसेक्स ऊपर जाएगा वो उतने रिटर्न देंगे आपको, तो जैसे जैसे सेंसेक्स नीचे जाएगा उतने ही आपके रिटर्न कम हो जाएंगे। वो डायरेक्टली हमारे इंडेक्स से लिंक होते हैं, इसलिए हम उसको इंडेक्स फंड कहते हैं। तो आई थिंक ये आपको फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो इसमें हमारा सबसे पहला सवाल आता है कि हम SIP के अंदर पैसा डालें, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने कुछ पैसा डालते रहते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, या फिर आप लमसम इन्वेस्ट करें। तो देखिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपके रिटर्न्स एवरेज आउट हो जाते हैं। आपका फायदा यह है कि आपका एक डिसिप्लिन बन जाता है, आपको रेगुलर एक आदत पड़ जाती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट की। इसलिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो हमेशा ही रिकमेंडेड होता है, आप डेफिनेटली इसे कर सकते हैं। अब हम लमसम की बात करते हैं। मैंने भी लमसम में भी काफी बार इन्वेस्ट किया है। पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, लमसम में आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए? जब हर किसी का सेंटीमेंट खराब है। दैट मीन्स स्टॉक मार्केट अगर क्रैश कर गई है, हर कोई कह रहा है कि स्टॉक मार्केट तो बेकार है, तब आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाइए लमसम के अंदर। अगर मार्केट्स बहुत अच्छी चल रही हैं, हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा है, तो दैट मीन्स स्टॉक मार्केट
मार्केट आगे गिरने वाली है। ऐसा मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, पर हिस्ट्री को देखते हुए बोल रहा हूँ। प्राइसेस दैट मींस इन्फ्लेट हो चुके हैं, तो आपको मार्केट में एकदम से लमसम अमाउंट नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने हाई टाइम पे पैसा लगा दिया और मार्केट एकदम से क्रैश हो गई, तो टाइम लेवल पे आने में कई बार कई साल लग जाते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। 2008 जनवरी के अंदर सेंसेक्स 21,000 का था। सितंबर 2009 के अंदर यह 8,000 पे आ गया था। इतना बड़ा लॉस हुआ था और वापस 21,000 आने में उसे 4 से 5 साल लग गए थे। तो अगर वो आपने 5 से 6 साल का पीरियड कंसीडर कर लिया, अगर आपने 21,000 पे उस टाइम एंट्री कर ली, तो दैट मीन्स आपके जीरो रिटर्न आए 4 से 5 सालों के अंदर। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर इन्वेस्ट किया होता, तो डेफिनेटली आपका धीरे धीरे जब आपका लो मार्केट होता तो भी आपने इन्वेस्ट कर दिया होता, क्योंकि आपकी एसआईपी तो चल ही रही है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। और दूसरा सवाल उठता है कि आपको क्या चेक करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए। तो इसमें आपको 5 से 10 सालों का एवरेज रिटर्न देखना चाहिए। मैंने पहले भी बात करी है, और जब भी मैं हर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता हूँ तो हमेशा यही कहता हूँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म होराइजन की बात करें, 5 से 10 सालों की बात करें, उसी में आपको लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न पता चलते हैं और आपको वो रिटर्न्स मिल पाते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर ऊपर नीचे कोई भी इन्वेस्टमेंट जा सकती है। तो यहाँ पे आप 5 से 10 सालों के पास्ट के रिटर्न कंपेयर करिए म्यूचुअल फंड्स के। दूसरा, उसकी एक्सपेंस रेशियो देखिए कि कितना परसेंट कमीशन के अंदर जा रहा है। 1 से 2% इज फाइन। कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो आपको इतना चार्ज करेगी ही। दूसरा, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करिए, एटलीस्ट ब्रोकर का अमाउंट आपको नहीं देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट प्लान्स में आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तीसरा, आपको एंट्री लोड या एग्जिट लोड देख लेना चाहिए। आपको एंट्री लोड मतलब कि जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर एंटर कर रहे हैं तो अपफ्रंट आपको कुछ पैसा कट सकता है कि नहीं। एग्जिट लोड यानी मतलब आप जब रिडीम कर रहे हैं उस पैसे को, तो भी आपको कुछ पैसा देना पड़ सकता है। तो वो चीज भी आप कंपेयर कर लीजिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब तीसरी बात आपको क्या देखनी है कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक तो आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 10 साल बाद 20 लाख रुपए चाहिए, आप कैलकुलेटर में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, आप एक टारगेट भी रख सकते हैं, हर महीने में इतना इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मेरे 5 या 10 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना बन जाएगा। तो गूगल पे जाके मैंने यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स की डिटेल निकाल ली है। अब यहाँ हम डायरेक्ट प्लान देख रहे हैं। गूगल में जाके आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स की डिटेल निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आप आईसीआईसीआई के सारे म्यूचुअल फंड्स दिखा रहा है। अब यहाँ हम एक कंपनी की डिटेल देख लेते हैं। अब हम यहाँ म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्स देख लेते हैं कि किस तरीके का रिटर्न दिया है या पास्ट में। यहाँ हमको हाईएस्ट नंबर ऑफ रिटर्न्स मैक्सिमम जो भी दिया वो देखने हैं। 5 साल में इसने 16.2% के रिटर्न दिए हैं, जो काफी अच्छे हैं मैं कहूंगा। उसी तरीके से आप जो भी म्यूचुअल फंड्स कंपेयर करना चाहते हैं अलग अलग तरीके के, उनके रिटर्न्स कंपेयर कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि आप अपनी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानर मिल जाएगा एसबीआई की साइट में। आप यहाँ प्लान योर इन्वेस्टमेंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ प्लान मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप अपना गोल सेट कर सकते हैं कि आपको कितने पैसे 5 या 10 या 20 सालों के अंदर चाहिए। आपको अपना कैपिटल मतलब कॉर्पस कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको 10 साल के अंदर 20 लाख रुपए की जरूरत है। आप यहाँ पे रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि 13 से 14% का रिटर्न आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर मिलता इससे ज्यादा है, पर मैं एक नॉर्मल एवरेज के लिए ले रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे मंथली आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो निकाल के दिखा देगा ये। तो यहाँ पे आप 7,077 रुपया अगर आप SIP करते हैं, जो आपको 15% के रिटर्न दे देता है, तो आपको 10 साल में 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे अपना टारगेट भी सेट कर सकते हैं। आप रिटर्न्स वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। या तो आप यहाँ पे लमसम कर सकते हैं या तो SIP कर सकते हैं। यहाँ
पे हम SIP सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, और हम यहाँ पे ड्यूरेशन पकड़ लेते हैं कि 15 साल के लिए करना चाहते हैं और 15% के रिटर्न के हिसाब से। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी बन जाएगी, तो देखिए यहाँ पे हम 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 15 साल के अंदर वो हमारी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी 68 लाख के अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से आप अलग अलग अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देख सकते हैं। एक बार आपने अपना टारगेट या गोल सेट कर लिया, इसके बाद आपको सीधा अपना KYC कराना है। KYC मतलब आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक कैंसिल चेक लगता है जो आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज को दे देना है। और आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, आपको किसी भी म्यूचुअल फंड की साइट पे जाके अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, घर पे आके वो आपकी पूरी KYC कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन आजकल यहाँ पे ऑनलाइन भी आ गया है, कई तरीके की एप्स आ गई हैं। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे KYC कराना है अलग अलग एप्स के जरिए या फिर डीमैट अकाउंट्स के जरिए। तो आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनके फायदे या नुकसान की भी। म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा है कि आपको रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं और रिस्क आपका कम हो जाता है। आप बेसिकली यहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट कर लेते हैं। दूसरा फायदा यहाँ पे यह है कि आपके पास लिक्विडिटी भी एक अच्छी हो जाती है, क्योंकि अगर आप वहां से पैसा निकालना चाहते हैं तो कभी भी निकाल सकते हैं। कौन इसका सबसे बड़ा क्या है, नुकसान क्या है, वॉलेटिलिटी इसका सबसे बड़ा नुकसान है। लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव, किसी साल में -50% भी जा सकती है इसकी वॉलेटिलिटी, या फिर किसी फंड्स के रिटर्न। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपको म्यूचुअल फंड्स 15% का रिटर्न देंगे। म्यूचुअल फंड्स आपको 15% के रिटर्न जरूर देंगे, लेकिन 5 से 10 साल के अंदर देंगे। तो आपको बस इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के और उसके बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज जयंत वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।